हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। तुझे अपने कर्मों के फल जरूर मिलेंगे। देखना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना किसी पाप से कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस रिया की कमजोरी यही है। ये घर छोड़कर जा ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये चाल सोच समझकर चली है। वो शोपीस तो वैसे ही पुराना हो चुका था। अब मुझे बस 10,000 के शोपीस के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इसी बात को सोच सच कर बेचारी रिया ऑफिस में काम करते वक्त फिर से रोने लगती है। तभी उसके पास आकाश आता है और इस बार वो रोते रोते आकाश के सामने सारी बातें बता देती है। क्या? रिया, तुम कितनी गलत जगह पर हो। तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अरे तुम खुद ही कमाती हो, इतनी होनहार हो तो निकल जाओ ना उस घर के बाहर और रहो अकेले अपनी परी के साथ। आखिर तुम्हें उस नरक में क्यों रहना है? नहीं आकाश, ये सब कहने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। परी उस घर का खून है, पर मेरा भी इस दुनिया में मांझी और देवर जी के अलावा कोई भी नहीं है। अरे लेकिन जिस घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, उस घर में रहने का क्या फायदा? अगर रहना ही है तो कहीं और रह लो ना, फिर बाहर का काम भी करो और घर का काम भी करो। ये सब तो सरासर गलत है रिया। मैं बाहर निकल सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, पर मुझे अपने सास और देवर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जरूर बदलेंगे। और आकाश, एक औरत का अकेले एक बेटी के साथ रहना जमाने में खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे डर लगता है। अरे डर का सामना नहीं करोगी तो वो खत्म कैसे होगा? और किसने कहा है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे पास तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। मेरी माँ वैसे भी दिन भर अकेली ही रहती है, उन्हें भी परी का साथ मिल जाएगा। नहीं आकाश, मैं किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहती। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना कहकर रिया अपना काम करने लग जाती है। मैं जानता हूं रिया कि तुम अकेले जीने से घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें उस नरक से निकलना ही होगा। मुझे कुछ भी करके रिया को समझाना होगा। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही। फिर कुछ ही दिनों बाद रोशनी सुमित को चैन बनवा कर देती है, लेकिन जब शकुंतला उस चैन को देखती है तभी, अरे सुमित बेटा, ये सोने की चैन है। हाँ माँ, रोशनी ने बनवाई है मेरे लिए। 2 दिन पहले ही बनवाई थी, लेकिन मैंने आज पहना है। अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये सोने की चैन लग नहीं रही। क्या? अरे आप क्या कह रहे हो माँ जी? ये असली सोने की चैन है। इस बुढ़िया का पैर तो कब्र में जा चुका है, लेकिन इसकी आंखें अभी तक एकदम तेज है। नहीं बहू, ये सोने की चैन नहीं है, बल्कि एक नकली चैन है। मुझे सोने की अच्छी परख है, क्योंकि मैंने एक सुनार की दुकान पर काम किया है। अरे रोशनी माँ कह रही है तो सच ही होगा ना? हाँ बेटा, चाहे तो जाकर सुनार से भी जांच करवा सकता है। फिर सुमित जाकर सोनार के पास उसकी जांच करवाता है। तभी ये साबित हो जाता है कि वो चैन असल में नकली ही है। तभी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम असली चैन बनवाई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सोनार से भी मिलवा सकती हूँ। उसने खुद जांच कर दिखाई थी मुझे। लेकिन सुमित, कहीं तुम इन 2 दिनों में इस चैन को कहीं छोड़कर तो नहीं गए थे ना? हाँ रोशनी, मैंने इस चैन को अपने ऑफिस के बैग में रखा था, और बैग तो मैं ऑफिस के एक अलग रूम में ही रखता हूँ। हर कोई अपनी बैग वहीं पर लगता है। इसका मतलब तुम्हारी सोने की चैन किसी ने चुराई है और उसकी जगह पर ये नकली चैन रख दी है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो, अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देखो ना, क्या पता उस चोर के बारे में पता चल जाए। नहीं रोशनी, हमारे ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ गए हैं। अब अगले हफ्ते ही लगवाए जाएंगे। अरे मेरे बुद्धूपति, इसे खबर भी नहीं है कि मैंने इसे नकली चैन दी है। मैं जानती थी कि इसे नकली और असली सोने का फर्क नहीं पता है, लेकिन इस बुढ़िया को पता चल गया।
और फिर से बातों बातों में ये मामला मुझे यहीं दबाना होगा। अरे बाप रे, अब इसका मतलब यही है कि वो चैन तक चली गई हमारे हाथ से। हाँ माँ जी, लेकिन तुम चिंता मत करो सुमित, मैं तुम्हें अगले महीने नई चैन दिला दूंगी। तभी वहां पर रिया आती है। वाह, क्या बात है रोशनी। अरे तुझे क्या लगता है, तेरी चालें और तेरी झूठी बातें किसी को समझ में नहीं आती क्या? तू मांझी और देवर जी को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। देवर जी, मांझी, हर बार जब जब ये आप दोनों को कुछ देने का वादा करती है, तभी या तो वो पैसे चोरी हो जाते हैं या फिर कभी सोने की असली चैन नकली चैन से बदल जाती है, या फिर कभी सर्वर इश्यू हो जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, क्योंकि ये सारा इसका नाटक रहता है। क्या? हाँ, ये सारा नाटक इसीलिए करती है ताकि इसके जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो, और अगर खर्च हो भी जाए तो भी ये चोरी करके वापस अपने पास रख लेती है। माँ जी को दिए गए पैसे को भी इसी ने चुराया होगा, क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है, जब मैं माँ जी के कमरे में गई ही नहीं थी तो मेरे झुमके वहां पर कैसे पहुंचे? ये बस आप दोनों को पैसों और कीमती चीजों की झूठी आशा देकर अपने काबू में रखना चाहती है, ताकि आप दोनों इसके नौकर बने रहें और ये इस घर पर राज करती रहे। रिया के मुंह से अपना सारा सच सुनकर रोशनी गुस्से से आप भुला हो जाती है। बस बहुत हो गया भाभी, अब चुप हो जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। और नहीं तो क्या, अरे मेरी रोशनी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अमीर घर की बेटी है और घर में वाकई में चोरियां हुई हैं, और ये आंखें हमें कुछ देने के लिए कंजूसी क्यों करेगी? इसके जैसा मन तो किसी के पास नहीं है। और आप तो हमें सफाई दो ही मत रिया भाभी। मैं और माँ अच्छे से जानते हैं कि रोशनी कितनी सच्ची है। अरे वो तो आप हैं जो इससे जलती हो, पर हम दोनों को इसके खिलाफ करना चाहती हो, इसीलिए आप फूट डाल रही हो ना। और भाभी, आइंदा से मेरे साथ इस तरह से पेश आई तो मैं आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। रिया को तो वो खूब सुनाते हैं, जिस कारण वो फिर एक बार घर से निकलने वाली बात सुनकर चुप हो जाती है। वैसे अगर ये रिया घर के बाहर गई तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए ही हो जाएगी, क्योंकि इसके पैसे जो आना बंद हो जाएंगे और मुझे इन दोनों फटीचर माँ बेटे को संभालना होगा। अपनी मुंह की नौकरानी जेठानी ना जाए, इसीलिए मुझे इसके मन में ये डर पैदा करना होगा कि मैं इसे घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। रिया को अब रोशनी असली चेहरा दिख चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से शकुंतला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? रिपोर्ट्स आ गई क्या उनकी? क्या हुआ है उन्हें? उनका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उन्हें हद से ज्यादा कमजोरी आई है और वो बेहोश हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। फिर रिया अब अपने काम पर छुट्टी लेती है और घर के सारे काम निपटाकर वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है, और वो अपनी सास की देखरेख करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लीजिए माँ जी, ये दाल खिचड़ी मैंने आपके लिए लाई है। चलिए उठकर बैठ जाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ बहू। रोशनी उन दोनों को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से देख लेती है। प्यार तो ये करती है अपने देवर और सास से, इसीलिए इस बुढ़िया की इतनी चिंता कर रही है, वरना अभी तक तो ये इनसे लड़ भी चुकी होती। लेकिन अब तो दे सुमित हॉस्पिटल का पूरा बिल मुझसे ही भरवाएगा। लेकिन मैं पैसे बिल्कुल नहीं भरना चाहती, और उसके लिए मुझे कोई ना कोई चाल तो चलनी ही होगी। फिर रोशनी एक आदमी से मिलती है। सुनो, मैं जब हॉस्पिटल की कुर्सी पर पैसों की थैली रखूंगी, तब तुम वहां पर आकर तुरंत उसे चुरा कर ले जाना और फिर मुझे वो पैसे वापस दे देना। लेकिन हाँ, याद रहे, तुम मास्क पहनकर ही आना, ताकि कोई तुम्हारी शक्ल ना पहचान सके। ठीक है मैडम जी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब देखना, मैं पैसे देकर माँ जी और सुमित की नजर में अच्छी भी बन जाऊंगी,
और इस चाल से मुझे मेरे पैसे वापस भी मिल जाएंगे। रोशनी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए वो पैसों की थैली लाती है और उसे कुर्सी पर रख देती है और वो आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और थैली चुरा कर ले जाता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।